देखिए यहाँ पर संबंधों के प्रकार में सबसे फर्स्ट में अब हम समझने वाले हैं रिक्त संबंध। ठीक है, रिक्त मतलब होता है खाली। ठीक है, ये हम जानते हैं। तो ये जो रिलेशन है ये भी इसी टाइप का एक रिलेशन है। अब ये आपको याद रखना है कि रिक्त संबंध की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पर रिक्त संबंध की डेफिनेशन जो मैंने लिखी है वो है किसी समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर, किसी समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर रिक्त संबंध कहलाता है यदि। ठीक है, अब यहाँ पर जो लिखा गया है सिर्फ आपको मेन इसे समझना है। ठीक है, यहाँ पर जो लिखा गया है इसको हमें समझना है और रिक्त संबंध होता क्या है इसके बारे में हम समझते हैं। ठीक है, अब ये बात हम बिल्कुल कंप्लीट तरीके से जानते हैं कि रिलेशन होता क्या है। ठीक, हम जानते हैं रिलेशन क्या होता है, उप समुच्चय होता है। ठीक, जैसे कि अगर हम एक उदाहरण लेते हैं, उदाहरण में हमने लिखा है 1 2 3। ठीक, अब यहाँ पर 1 2 3 एक सेट लिया है और ये बात हम जानते हैं कि रिलेशन क्या होता है, सबसेट होता है, उप समुच्चय होता है। तो रिक्त समुच्चय आपसे इस ऐसा बोल रहा है कि जब मान लो, ठीक है, पहले अगर आपसे कोई ये बोलते हैं कि जो सेट ए है इसका एक उप समुच्चय बनाइए। क्या बनाइए? उप समुच्चय। ठीक है, क्या बनाना है आपको? एक उप समुच्चय बनाना है। और किसका उप समुच्चय बनाना है आपको? 1 2 3 अवयव का। और आपसे ये कंडीशन बोल दी जाती है कि आपको 1 2 3 नहीं लेना है। क्या नहीं लेना है? 1 2 3 नहीं लेना है। तो फिर हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है कि हमने एक सेट बना दिया बी और वो क्या बना दिया हमने? 5 बना दिया। ठीक, बिल्कुल सेम इसी प्रकार से इस रिक्त संबंध में होता है। ठीक, जिस तरीके से मैंने यहाँ पर किया है इसी तरीके से इस रिक्त संबंध में होता है। कैसे होता है? यहाँ पर अगर हम इन दोनों की बात करते हैं, मैं अगर ऐसा बोलता हूँ बी उप समुच्चय है। किसका उप समुच्चय है? ए का। तो बिल्कुल हम इस बात को बोल सकते हैं बी क्या है? उप समुच्चय। किसका? ए का। और ये बी जो हमने बनाया है ये कैसे बनाया? हमने जो बी बनाया है मतलब सेट ए के एक भी एलिमेंट्स नहीं लिए। ठीक, तो क्या लिए हमने? 5। और ये 5 क्या कहलाता है? रिक्त संबंध। और रिक्त संबंध को डिनोट कितने तरीके से किया जाता है? 2 तरीके से। या तो आप एक 5 लिख दीजिए या फिर आप इस महिला कोष्ठक को लगा दीजिए। ठीक है, इन दोनों में। ठीक, तो रिलेशन रिक्त संबंध भी क्या होता है? रिक्त संबंध भी बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पर काम करता है। कैसे काम करता है तो समझिएगा। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक सेट दिया गया है ए। ठीक, क्या दिया है? सेट ए दिया है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 और 3। ठीक, एक सेट और हमको दिया है ए, इसके अंदर भी एलिमेंट्स क्या है? 1 2 और 3। ठीक, अब यहाँ पर रिलेशन की कंडीशन क्या होती है? रिलेशन की कंडीशन आपसे ऐसा बोल रही है कि सबसे पहले आप इन दोनों का क्रॉस निकाल दीजिए। ठीक, तो सबसे फर्स्ट में हम क्या करते हैं? सेट लेते हैं 1 2 3। यहाँ पर आ जाएगा सेट है 1 2 3 ए और सेट ए। ठीक, जब आप क्या करते हो इस रिलेशन के अंदर 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, 3 का 1 के साथ, 3 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ। कहने का मतलब यह है कि आपने इन दोनों का क्रॉस निकाल दिया। जब आपने इन दोनों का क्रॉस निकाला है, ए क्रॉस बी निकाला है, सॉरी ए क्रॉस ए निकाला, तो एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे? 1 1 1 2 1 3। ठीक, फिर 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास जो एलिमेंट्स प्राप्त हुए हैं ये आ गए। अगर हम क्या करते हैं, अगर कोई भी प्रश्न आपको दिया जाता है, ठीक, कोई भी प्रश्न हो और वो इस कंडीशन पर अगर लागू होता है कि अगर मान लिया जाए हम रिलेशन बनाते हैं, क्या बनाते हैं? रिलेशन बनाते हैं। ठीक, और रिलेशन क्या होता है? उप समुच्चय होता है। किसका उप समुच्चय होता है? ए क्रॉस ए का बराबर। अब यहाँ पर रिलेशन लिख के हमने लिखा है इक्वल।
ठीक। आर इक्वल का मतलब ये है कि अगर रिक्त संबंध होता है तो रिक्त संबंध हमसे ऐसा बोल रहा है कि इसका हम एक भी एलिमेंट्स नहीं ले सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि इस रिलेशन के अंदर रिक्त एक भी अवयव हम इसका नहीं ले सकते। हमारे पास अवयव कितने हैं? 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब हमारे पास A क्रॉस A के 9 सदस्य है। इन 9 सदस्य में से हम 9 को नहीं लेते हैं। फिर हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है? हमारे पास जो ऑप्शन बचता है वो बचता है 5, ठीक है। और इस 5 को हम क्या बोलते हैं? रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय की डेफिनेशन आपने 11th में पढ़ी होगी, फिर भी मैं एक बार बोल देता हूँ। वहाँ समुच्चय जिसमें कोई अवयव ना हो रिक्त समुच्चय कहलाता है। मतलब एक ऐसा समुच्चय जिसके अंदर एक भी एलिमेंट्स नहीं होते हैं, एक भी अवयव नहीं होते। तो यहाँ पर हमको क्या करना है? A क्रॉस A के हम एक भी एलिमेंट्स नहीं लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या बन गया? 5, और इसका बना दिया हमने उप समुच्चय है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर 5 लिखा है और 5 उप समुच्चय है। किसका उप समुच्चय है? A क्रॉस A का। किसका है? A क्रॉस A का, ठीक। तो ऐसा संबंध क्या कहलाता है? रिक्त संबंध कहलाता है, ठीक। अब बिल्कुल सेम जब हम किसी सवाल को करेंगे, कोई भी प्रश्न हमको दिया जाएगा, उस प्रश्न के अंदर अगर ऐसा होता है, कैसा होता है ध्यान से समझना, कि जहाँ पर जब आपको कोई भी सवाल दिया जाएगा तो सबसे फर्स्ट में आपको क्या करना है? जो सेट्स दिए होंगे उनका क्रॉस निकालना। A क्रॉस A निकाला, A क्रॉस B। अगर दो सेट्स अलग अलग दिए हैं तो हम A क्रॉस B निकालेंगे, और सेट A ही दिया है तो सेट A क्रॉस A निकालेंगे। फिर उस सवाल के अंदर हमको एक ऐसी बात बोली जाएगी कि कोई भी सवाल होगा, अगर उस सवाल के अंदर कोई भी एलिमेंट्स इस A क्रॉस A का नहीं लिया जाएगा, रिलेशन के अंदर हम उसको नहीं ले सकते, ठीक है। तो वो रिलेशन क्या कहलाता है? रिक्त संबंध कहलाता है। जब सवाल आएंगे उन सवालों को मैं समझाऊंगा, वहाँ पर पूरा कंप्लीट आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सिर्फ अभी आप इतना याद रखना कि जो रिक्त संबंध होता है उसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। रिलेशन बराबर हम यहाँ पर लिख देते हैं 5, रिलेशन बराबर 5 उप समुच्चय है A क्रॉस A का, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ये सवाल के ऊपर डिपेंड करता है, जैसा सवाल दिया होगा उस बात पर ये डिपेंड करता है। R बराबर 5, ठीक, R बराबर 5 उप समुच्चय है किसका? A क्रॉस B का, ठीक। अब ये दोनों बातें जो प्रश्न हमको दिया जाएगा उसके ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। लेकिन रिक्त संबंध के लिए आप ये याद रखना R बराबर 5, मतलब कोई भी उप समुच्चय हम कोई भी एलिमेंट्स A क्रॉस A के नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हमने समझ लिया है रिक्त संबंध, एम्प्टी रिलेशन, वॉइड रिलेशन, ठीक है, या नल रिलेशन। 3 नामों से इसको हम बोल सकते हैं। देखिए अब हम यहाँ पर समझते हैं, हमारे पास है सार्वत्रिक संबंध, ठीक है, यूनिवर्सल रिलेशन। अब इसमें हम ये समझते हैं कि सार्वत्रिक संबंध होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि हमने रिक्त संबंध के बारे में पढ़ा था, तो देखिए सार्वत्रिक संबंध किसी समुच्चय A पर इसकी डेफिनेशन क्या होती है? किसी समुच्चय A पर परिभाषित संबंध R सार्वत्रिक संबंध कहलाता है यदि R बराबर A क्रॉस A। तो सार्वत्रिक संबंध किसे कहा जाता है? जैसे कि सार्वत्रिक शब्द से हमको समझ में आता है सभी अवयव। तो देखिए इसको समझने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर मान दिया जाए हमारे पास एक समुच्चय है A। क्या है? एक समुच्चय क्या है? हमारे पास A है। तो यहाँ पर सेट A है, इसके एलिमेंट्स हमने लिखे 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ पर जब आपको कोई रिलेशन दिया जाएगा, ठीक है, उस रिलेशन के अंदर अगर ऐसा होता है, ठीक, क्या होता है कि जब आप इस सेट का A क्रॉस A ज्ञात करते हो, क्या ज्ञात करते हो? A क्रॉस A, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एलिमेंट्स
ले लिए 1 और 2। क्या लिए हमने एलिमेंट्स? 1 और 2 सेट ए के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका ए क्रॉस ए ज्ञात करते हैं। ठीक, अगर आपके पास 2 सेट दिए गए हो, मान लिया जाए एक अगला सेट दे दिया उन्होंने 3 और 4। ठीक, तो पहले यहाँ पर जैसे कि मैंने लिखा है आर बराबर ए क्रॉस ए। ठीक, इसका मतलब क्या होता है, ए क्रॉस ए जो लिखा है कि रिलेशन और ए क्रॉस ए ये दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं। ठीक, अब ये बात हम जानते हैं कि रिलेशन क्या होता है, रिलेशन उप समुच्चय होता है। क्या होता है? उप समुच्चय होता है। और किसका उप समुच्चय होता है? अगर आपको ओनली 1 सेट दिया है तो ए क्रॉस ए निकालते हैं। अगर 2 सेट दिए गए होते हैं ए और बी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आर बराबर ए क्रॉस बी। ठीक, अब इन दोनों का मतलब होता क्या है, तो देखिए हम इस उदाहरण से इसको समझते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास सेट ए दिया है और एक सेट बी दिया है। ठीक, तो पहले तो हम इसका एरो डायग्राम से ए क्रॉस बी निकालते हैं। क्या निकालते हैं? ए क्रॉस बी। तो ए में, सेट ए में हमारे पास एलिमेंट्स क्या है, 1 और 2 है। सेट बी में एलिमेंट्स क्या है हमारे पास, सेट बी में हमारे पास एलिमेंट्स है 3 और 4 सेट बी में। ठीक है, जब हम इसका एरो डायग्राम से इसका निकालेंगे तो 1 का 3 के साथ करेंगे, 1 का किसके साथ हो जाएगा, 4 के साथ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम निकाल रहे हैं ए क्रॉस बी। ठीक, ए क्रॉस बी निकालेंगे तो 1 3 आएगा, 1 4 आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास 1 3 1 4। फिर अगला निकालते हैं 2 3 2 3 2 4। तो यहाँ पर जो हमने ए क्रॉस बी निकाला है, ठीक है, क्या निकाल दिया, ए क्रॉस बी। अब जब इस रिलेशन के अंदर आपसे कुछ भी बात बोली जाती है, अब यहाँ पर जब हमको प्रश्न को सॉल्व करेंगे, कोई भी प्रश्न हमारे पास आएगा और वहाँ पर रिलेशन शब्द, जो रिलेशन होगा वो खुद आपसे उस प्रश्न के अंदर बोला जाएगा। ठीक है, जैसा भी प्रश्न होगा। तो यहाँ पर आपको सिर्फ इतना समझना है कि अगर देखिए रिलेशन उप समुच्चय है, किसका उप समुच्चय होता है, ए क्रॉस बी की अगर हम बात करते हैं, तो कहने का मतलब ये होता है कि आर हम जानते हैं उप समुच्चय होता है और किसका होता है, ए क्रॉस बी का। अगर हम 2 सेट की बात करते हैं तब जब रिलेशन और ए क्रॉस बी दोनों आपस में बराबर आ जाते हैं, कहने का मतलब ये है रिलेशन और ए क्रॉस बी, रिलेशन तो उप समुच्चय होता है और ए क्रॉस बी ये दोनों जब आपस में बराबर आ जाते हैं तो ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, सार्वत्रिक संबंध बोलते हैं। उदाहरण के लिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स क्या हमारे पास, 1 3 1 3 1 4, फिर हमारे पास 2 3, फिर है 2 4। अब ये उप समुच्चय बन जाएगा। किसका उप समुच्चय होगा, इसका, ए क्रॉस बी का। मतलब इसके सारे अवयवों को ही लिया गया है। किसके अवयवों को लिया गया है, ए क्रॉस बी के। ये सब आप यहाँ लिख सकते हो, ए क्रॉस बी। ठीक, तो ये तो क्या कहलाता है, ये कहलाता है रिलेशन। ठीक, क्या कहलाता है, रिलेशन। जब रिलेशन के अंदर ए क्रॉस बी के सारे अवयव ले लिए जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पर कौन सा साइन लग जाएगा, बराबर के लिए, तो ऐसा रिलेशन क्या कहलाता है, सार्वत्रिक संबंध कहलाता है। जिसमें क्या होता है, किसी समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर सार्वत्रिक संबंध कहलाता है यदि आर बराबर ए क्रॉस ए, या फिर अगर आपको 2 सेट दिए गए हो तो आर बराबर ए क्रॉस बी। ठीक है, तो ये तो अब आपने समझ लिया है कि सार्वत्रिक संबंध क्या होता है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम, सिर्फ आपको इतनी सी बात याद रखना है, जब रिलेशन और ए क्रॉस ए या ए क्रॉस बी दोनों आपस में बराबर आ जाते हैं तो ऐसे रिलेशन को हम सार्वत्रिक संबंध कहते हैं। ठीक है, तो ये आप चाहो तो यहाँ तक नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। देखिए अब यहाँ पर इसको समझिए, यहाँ पर हमारे पास है इकाई संबंध। ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन। अब देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होती है, किसी समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर इकाई संबंध कहलाता है यदि। ठीक,
यहाँ पर ये जो लिखा गया है आर, ये इकाई संबंध के बारे में बताया गया है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है ए और बी, ठीक, क्या लिखा है ए और बी। अब यहाँ पर ए और बी क्या है, ये क्रमित युग्म है। और ये क्रमित युग्म कैसे बनता है, जब आपको कोई सेट ए दिया जाता है, जब आप उसका क्रॉस निकालते हो तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये बनता है। तो ए और बी क्या है, एक क्रमित युग्म है, एक एलिमेंट से आप ऐसा बोल सकते हो। और इस प्रकार है, किस प्रकार है, इसको क्या पढ़ा जाता है, इस प्रकार है। ए और बी अवयव है ए का, यहाँ पर ये क्या है, अवयव का साइन है, अवयव, ठीक। ये किस बात को डिनोट कर रहा है कि ए और बी अवयव है किसका, सेट ए का, ठीक है। सेट ए का क्या होना चाहिए, अवयव होना चाहिए ए और बी, तथा लेकिन ए और बी ये दोनों जो है वो आपस में कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, ठीक है। ए और बी अवयव है ए का अवयव होना चाहिए, तथा ए और बी ये दोनों आपस में कैसे होने चाहिए, आपस में ये बराबर होना चाहिए। तो ऐसा रिलेशन क्या कहलाता है, इकाई संबंध कहलाता है। तो इसमें हम थोड़ा सा ये समझते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हमने आर बराबर ए और ए, ये क्या कहलाता है, उपसमुच्चय है। सॉरी, ए और ए क्या है, ये अवयव है, इसको हम क्रमित युग्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रमित युग्म। अब ये ए और ए जो अवयव है वो इस प्रकार होना चाहिए, इसको क्या बोलते हैं हम, इस प्रकार है कि ये होता है फॉर ऑल, ठीक है। क्या होता है, फॉर ऑल, मतलब सभी के लिए, ठीक। अब यहाँ पर फॉर ऑल जो है वो इस बात के लिए डिनोट किया जाता है, जैसे कि यहाँ पर हमने लगाया फॉर ऑल, ठीक, ये साइन लगाया, ये इस बात को डिनोट करता है कि इसके बाद लिखा गया है ए, ठीक है। किसके बाद, इसके बाद ए लिखा गया है, अवयव होना चाहिए किसका, ए का। कहने का मतलब सेट ए के जितने भी अवयव है, किसके, सेट ए के जितने भी अवयव है वो किसके अवयव होंगे, मतलब जो ए है वो किसका अवयव होगा, सेट ए का। और फॉर ऑल मतलब सभी के लिए, किसके लिए, सभी के लिए। अब हम इसको उदाहरण से समझते हैं। मान लिया जाए हमारे पास एक सेट दिया गया है ए, क्या दिया गया है, सेट ए दिया गया, ठीक। इस सेट्स के अंदर यहाँ पर अभी मैं उदाहरण जो ले रहा हूँ ये न्यूटन की बुक में दिया गया है, ठीक है। तो सेट ए लिया है जिसमें हमारे पास एलिमेंट्स है 1 2 3 4, ठीक। अब यहाँ पर जो सेट ए हमको दिया गया है इसमें हमारे पास अवयवों की संख्या 1 2 3 4 है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, रिलेशन निकालने के लिए सबसे पहले हम इसका ए क्रॉस ए निकालते हैं। क्या निकालते हैं, ए क्रॉस ए। तो ए क्रॉस ए निकालने का सबसे सिंपल तरीका होता है कि आप एक एरो डायग्राम बनाइए, ठीक। अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हो तो मैं हर सवाल एरो डायग्राम से ही समझाऊंगा, ठीक है। जब हमें ए क्रॉस ए निकालना रहेगा, ए क्रॉस बी निकालना रहेगा, इसलिए ये एरो डायग्राम कंप्लीट तरीके से सबको याद होना चाहिए। तो देखिए सेट ए में क्या आ जाएंगे, 1 2 3 4 सेट ए में, और सेट ए का फिर वापस लिख रहे हैं 1 2 3 4, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, 1 का किसके साथ करेंगे, 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, ठीक। फिर 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ, 3 का 1 के साथ, 3 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, 3 का 4 के साथ, 4 का 1 के साथ, 4 का 2 के साथ, 4 का 3 के साथ, 4 का 4 के साथ। तो इस तरीके से हम क्या निकालेंगे, ए क्रॉस ए निकालेंगे, ठीक। अब यहाँ पर जब हम इसका ए क्रॉस ए ज्ञात करते हैं, ए क्रॉस ए, तो ए क्रॉस ए जब हम ज्ञात करेंगे तो हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। क्या क्या आ जाएंगे, 1 1 आ जाएगा, ठीक, 1 2 आ जाएगा, 1 3 आ जाएगा, 1 4 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 2 1, फिर आएगा 2 2, फिर आ जाएगा हमारे पास 2 3 और 2 4, फिर आएगा 3 1 3 2 3 3 3 4 4 1 4 2 4 3
4 4। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा, A क्रॉस A आ गया। अब ये A क्रॉस A जो हमको प्राप्त हुआ है, ये इस बात को बोलता है कि इस A क्रॉस A के अंदर से, ठीक, कहने का मतलब ये है, हम जानते हैं रिलेशन क्या होता है, उप समुच्चय होता है। रिलेशन क्या होता है, उप समुच्चय होता है। हमने बना दिया उप समुच्चय है किसका, A क्रॉस A का। ठीक, जब हम इस A क्रॉस A के, हमारे पास इतने सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक, इन अवयवों में से अगर हम इतने अवयव ले सकते हैं 1 1 2 2 3 3 4 4, उप समुच्चय है। अगर हम इन एलिमेंट्स को लेते हैं, किनको लेते हैं, इन अवयवों को अगर हम लेते हैं, और वो किससे लिए जाते हैं, A क्रॉस A से लिए जाते हैं। किससे लिए जाते हैं, अगर हम मतलब रिलेशन, जो प्रश्न के अंदर हमको रिलेशन दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग अगर हम इन एलिमेंट्स को ले सकते हैं, सिर्फ इन्हीं को, ठीक, इनको अगर हम ले सकते हैं A क्रॉस A, तो यहाँ पर देखिए 1 और 1, ठीक, 1 और 1 की अगर हम इसमें इसको रख के चेक करते हैं, ठीक, 1 और 1 को, ठीक, और ठीक 1 और 1 को जब हम इसके अंदर रखते हैं तो ये क्या बनता है, R लिखा, यहाँ पर लिखा 1 और 1 इस प्रकार है। ठीक, यहाँ पर A और B लिखा है, क्या लिखा, A और B। तो A और B का मतलब क्या है, ये जो वाला 1 है ये किसके लिए डिनोट कर रहा है, इस 1 के लिए, और B किसके लिए डिनोट कर रहा है, इस 1 के लिए। ठीक, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 1 फॉर ऑल। ठीक, ये दोनों किसके एलिमेंट से है, ये किसका, दोनों किसके अवयव है, सेट A के। मतलब ये वाला 1 और ये वाला 1 किसके अंदर आते हैं, सेट A के अंदर आते हैं। तथा अगर हम ये चेक करते हैं 1 बराबर है किससे, 1 से, कहने का मतलब ये है कि ये वाला 1 और ये वाला 1 दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, तो इकाई संबंध क्या होता है, इकाई संबंध में जैसे कि हमने 1 1 लिया, अब हम इसी प्रकार से क्या लेंगे, 2 2 लेंगे, फिर क्या लेंगे, 3 3 लेंगे, फिर क्या लेते हैं हम, 4 4 लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे मेन बात आपको समझने के लिए ये है, कोई भी सेट्स अगर आपको दिया है, जैसे सेट A दिया है, और अगर आप इसका रिलेशन निकालते हो तो इसका रिलेशन कैसे निकाला जाएगा, रिलेशन R बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 1 1 2 2 3 3 4 4। तो ये एलिमेंट्स आ गए। ठीक है, और ये क्या है, रिलेशन है। कौन सा रिलेशन बन गया, ये आइडेंटिटी रिलेशन, इकाई संबंध। तो इकाई संबंध में आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी अगर आपको सेट्स दिए जाते हैं, उन सेट्स का पहले आप A क्रॉस A निकालिए, फिर अगर रिलेशन के अंदर हम इस तरीके से पूरे अवयव को ले सकते हैं तो वो क्या कहलाएगा, इकाई संबंध कहलाता है। ठीक है, तो ये आ गया।